राम राम सारा भाइयों ने आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप कम बोल के लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ द बिजनेस बाबा इस बुक की सीरीज़ में आज हम चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है बहस छोड़ें और लोगों को बोलने दें। दोबारा सुनिए दोस्तों, बहस छोड़ें और लोगों को बोलने दें। कि सबसे पहली लाइन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किसी बहस का सबसे अधिक लाभ अगर आपने उठाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसे टाल दिया। दोबारा सुनिए कि अगर आपने सबसे ज़्यादा लाभ यानी फ़ायदा उठाना है, कहीं पर बहस अगर चल रही है तो उसे टाल दिया जाए, सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। फिर कहते हैं कि वर्षों पहले की बात है जब मेरी कक्षा में एक पर्सन, इसका नाम पैट्रिक नाम का छात्र था। उसे बहस करने में बहुत आनंद आता था, यानी कि मज़ा आता था, स्वाद आता था। हालांकि उसकी जो शैक्षणिक योग्यता अधिक नहीं थी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी। एक बार वह शोफर का काम भी कर चुका था। वह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह वाहन बेचने का धंधा करता था और उस समय उसके जो वाहन थे बिकने बंद हो गए थे एज ए सेल्समैन की तरह। थोड़ी सी बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उसके वाहन बिकने इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि वह ग्राहकों के साथ ज़बरदस्ती की बहस करने लगता था। धोखे से भी यदि खरीदार उसके वाहन में कोई कमी निकाल देना तो फिर वह खरीदार के सिर ही चढ़ जाता था, उसको छोड़ता ही नहीं था। पैट ने मुझे खुद बताया कि इस तरह मैं बहुत सी बहसों में विजय प्राप्त कर चुका था, जीत चुका था, ठीक है, अपने कस्टमर से। फिर उसने बताया कि मैं आम तौर पर ही किसी ग्राहक के दफ्तर से यह कहता हुआ निकलता था, आज तो मैंने इसे सबक सिखा ही दिया। सबक तो वह सिखा देता था लेकिन उसे माल नहीं बेच पाता था। फिर क्या कहते हैं आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे समस्या इस बात की नहीं थी कि पैट्रिक को ठीक ठीक बोलना कैसे सिखाया जाए, क्योंकि बोलता तो वो ऑलरेडी था ना, लेकिन उसको थोड़ा सा सिखाना था कि क्या नहीं बोलना। बल्कि मेरी समस्या तो यह थी कि पैट्रिक को अधिक बोलने से तथा फालतू की बहस में पड़ने से कैसे रोका जाए। तो राइटर कहते हैं कि कम बोल के आप सामने वाले को आकर्षित कर सकते हो। आगे चलते हैं। कुछ दिन बाद पैट्रिक एक कंपनी यानी मोटर कंपनी के एक सेल्समैन बन गए, बहुत ही शानदार कुशल सेल्समैन। यह सब कैसे संभव हो सका, उसी के शब्दों में सुनिए। चलिए अब पैट्रिक क्या कहते हैं उसे जानते हैं। अब जब भी मैं किसी खरीदार के दफ्तर में जाता हूँ और वह कहता है क्या वाइट कंपनी की कार, वह तो एकदम बेकार है, मैं तो इस कंपनी का वाहन कौड़ी में भी ना खरीदूँ, यानी कि बिल्कुल मिनिमम पैसों में भी, मैं तो दूसरी कंपनी के वाहन खरीदूंगा क्योंकि इसके वाहन बहुत दमदार हैं। तो मैं कहता हूँ इस कंपनी के वाहन खरीदने के बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस कंपनी के तो सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो अपनी तारीफ़ कर रहा है और अपनी कंपनी की तारीफ़ भी कर रहा है। और यही पर्सन कुछ समय पहले कैसा था कि थोड़ा सा भी अगर कोई उसे नेगेटिव बोल दे तो उसके पीछे पड़ जाता था पागलों की तरह, जैसे कि एक गली का हिड़का हुआ कुत्ता होता है। तो अब इसमें कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, हम सभी में भी आ सकता है। फिर कहते हैं यह सुनकर ग्राहक तो मुझे देखता ही रह जाता है कि भाई साहब क्या बोल रहे हो, अब बहस की तो कोई संभावना ही नहीं बचती। यदि वह कहता है कि उस कंपनी के वाहन सबसे अच्छे हैं तो मैं यह मान लेता हूँ, यानी कि हमें क्या करना है, सामने वाले की बात को मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि वो जो भी बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है और उससे वह बात सही लगती है। तो अगर आप ना बोलोगे तो उसका अपमान होगा, जो कि हमें नहीं करना, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ और उससे बहस नहीं करता, क्योंकि बहस करने का फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया। अब मैं सहमत हो जाता हूँ तो पूरी दोपहर इन्हें एक कंपनी के नाम के विषय से आगे निकलकर अपनी वाइट कंपनी के वाहन की अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले क्या था, बिल्कुल उल्टा था। मैं उल्टा करता था, बुराई करता था सामने वाले की। गलती से भी किसी खरीदार ने मेरी कंपनी के वाहन के विषय में कुछ कह दिया ना नेगेटिवली, तो समझो कि उस पर्सन की तो खैर ही नहीं। ऐसा ये बंदा पैट्रिक पहले था, अब नहीं है। मैं क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करता था। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से
दूसरी कंपनियों की बुराई करता था कि वो ऐसी है, वो गलत है, ये है फलाना ढिमकाना XYZ। मेरा खरीदार मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तारीफ करता था, फिर वह पूरे मन से वह वाहन खरीदना चाहता भी था। मुड़कर जब भी मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने इतना माल भी कैसे बेच दिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा खुद पे। बहस करने में तथा झगड़ने में मैंने अपने जीवन के अनेकों साल नष्ट कर दिए और अब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। लेकिन अब तो मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, इससे मुझे बहुत अधिक लाभ भी होता है। तो दोस्तों, आप भी सबक ले लीजिए कि अपना मुंह बंद रखें, जहाँ पर नहीं बोलना है, बहस नहीं करनी है हर जगह पे। चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको ध्यान से समझते हैं। राइटर कहता है, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद मैंने लंदन में एक अमूल्य पाठ सीखा। उस समय मैं सर रॉस स्मिथ का व्यवस्थापक था, यानी काम संभालता था। सर रॉस युद्ध के समय फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक महत्वपूर्ण आदमी थे। युद्ध की समाप्ति पर सर रॉस ने आधे संसार का हवाई चक्कर लगाकर सारे संसार को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने सारे संसार में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इससे पहले यह कार्य किसी ने भी नहीं किया था। इस कार्य से खुश होकर इंग्लैंड के जो सम्राट थे उस समय के, ने उन्हें एक उपाधि से विभूषित किया था, नाइट के नाम से। और फिर वे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे चर्चित यानी कि सबसे जाने माने आदमी बन चुके थे। सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज यानी कि इनविटेशन आया था भोजन के लिए। एक बार मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला। तभी डिनर के समय मेरे समीप बैठे एक हंसमुख से आदमी ने एक हास्यपद कहानी सुनाई, जो इस कहावत पर निर्भर थी, कोई दैवीय शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रण में रखती है, फिर चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। कहानी सुनाने वाला कहने लगा कि वह कहानी बाइबल की है और मुझे ज्ञात था कि यह गलत था। मुझे इस बारे में कोई शक भी नहीं था। तभी महत्वपूर्ण बनने की इच्छा के कारण और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मैंने खुद को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। कोटेशन झूठ बकवास, यह कोटेशन बाइबल का ही है। यह तो खुद को ही सही मान रहा था। मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला वह आदमी मेरे दाईं तरफ बैठा था और मेरे जो बाकी दोस्त थे वो बाईं तरफ बैठे थे। तो मेरा जो फ्रेंड था गैमट ने तो शेक्सपियर का साहित्य खूब पढ़ा था, साहित्य फिलॉसफी, इसलिए हमें लगा कि वह इस बहस का अंत कर सकते हैं। तो गैमट ने पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके दोस्त ने। फिर मेज के नीचे से मेरे पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, डेल तुम सही नहीं हो, यह आदमी ही सही है। यह कोटेशन वास्तव में बाइबल का ही है। रात को घर लौटते समय मैंने गैमट से कहा अपने फ्रेंड से, फ्रैंक क्या वह सही था? तुम तो जानते थे कि वह कोटेशन शेक्सपियर का ही है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पॉइंट यहाँ पर है। इस पर फ्रैंक ने बिल्कुल शांत होकर उत्तर दिया, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। यह वाक्य हैमलेट नाटक के 5वें नंबर के दूसरे सीन में कहा गया है। पर मेरे प्रिय डेल, मेरे दोस्त, हम उस भोज यानी इनविटेशन में मेहमान बनकर गए थे। किसी भी आदमी को गलत सिद्ध करके हमें क्या फ़ायदा? अगर आप किसी को गलत सिद्ध कर दोगे तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? इस बात को भी तो समझो। इससे तो वह आदमी हम दोनों को ही नापसंद करेगा, ठीक है? वो किसी को भी लाइक नहीं करेगा आप में से। तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ तो गायब होगी आप दोनों की उस आदमी के प्रति, क्योंकि तुम उसकी इज्जत खराब करना चाहते थे। इसलिए वो हम दोनों को नापसंद करेगा ही करेगा फ्यूचर में, अगर हम उसे गलत साबित करेंगे तो। उसने तुम्हारी सलाह तो पूछी नहीं थी उस समय, वह तो अपनी राय बता रहा कि मुझे यह लगता है। फिर बहस करने से क्या फ़ायदा? तीखी बहस से सदा ही दूर भागना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी पाठ ले लीजिए। होपफुली आपको ये बात दिल में समझ आ चुकी होगी कि बहस करने में फ़ायदा नहीं होता। सामने वाला जो कह रहा है उसकी सलाह मान लो, दैट्स इट, आगे चलो। कहता है, पहले बहस करना, लोगों की बात गलत साबित करना मेरा बहुत ही प्रिय शौक था। मुझे मज़ा आता था कि यार इस बंदे को गलत साबित करना है। और फिर मुझे ऐसे सबक की ही अधिक ज़रूरत थी। अपनी जवानी में तो मैं संसार की प्रत्येक बात पर तर्क वितर्क करने के लिए तैयार रहता था कि ये गलत है, सही है, फलाना ढिमकाना, XYZ एवरीथिंग। कॉलेज जाने पर भी मैंने
तर्कशास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। संभवतः लोगों को यह आदत होती है। मैं तो वहाँ जन्मा भी था। मैं संसार को दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूँ। फिर वाद विवाद की यह गुर मैं न्यूयॉर्क शहर में भी सिखाई। एक बार तो मैं इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखने की सोच रहा था, लेकिन अब यह सब सोचकर मुझे लज्जा यानी शर्म आती है कि यार मैं कैसे सोचता था, कितना गलत डायरेक्शन में मैं सोच रहा था, बल्कि रियलिटी कुछ और है सोसाइटी की। मैंने अपने अब तक के जीवन में 20 बहसों में भाग लिया है, यानी पार्टिसिपेट किया इस बंदे ने टिका के। उन्हें देखा है, सुना है। बाद में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की इस रचना में हम बहस के सिर्फ एक ही ढंग से लाभदायक हो सकते हैं, और वह यह है कि हम बहस से उसी तरह बचकर भागे जैसे हम भूकंप से भागते हैं, या कोई अगर हमारे सामने सांप आ जाए, स्नेक, उससे भाग जाते हैं सूंघ करके। उसी प्रकार आप जहाँ बहस चल रही हो वहाँ से 9-2-11 हो जाओ एज सून एज पॉसिबल। 100 में से 90 बार तो कोई लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप में और मेरे में बहस चल रही है, तो आप भी पूरा प्रयास करोगे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। उसी प्रकार मैं भी पूरा करूंगा कि भाई मेरी बात सही हो, तो दोनों कहीं पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इससे बढ़िया है कि एक पर्सन सामने वाले को बोले कि आप यू आर राइट और आगे चलो। बहस नहीं होगी, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और जीवन में वो टाइम एनर्जी आप कहीं और इन्वेस्ट करो। और ध्यान से सुनिए दोस्तों आप सभी, कि जब बहस चल रही हो तो बहस में जीत कभी नहीं हो सकती, ना मेरी ना किसी और की, यानी कि इन दोनों पार्टियों की जीत किसी की भी नहीं होगी। समझिए, पराजित होने पर भी आपकी हार होती है, और अगर आप जीत भी गए तो भी पराजय यानी कि हार आपकी ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए कि आपने पूरे प्रयास के साथ सामने वाले को गलत साबित भी कर दिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके तर्क यानी उसका जो फैक्ट था, जो उसने बातें कही थी, उसमें कोई दम नहीं था, और आपने उसके प्रत्येक तर्क यानी कि जो फैक्ट, जो बातें उसने बताई थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इससे भी क्या होगा, सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा, आपने उसको नेगेटिव कर दिया, उसका खुद के प्रति विश्वास कम हो जाएगा, वो भी आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। आपको अच्छा तो लगेगा कि उससे सबके सामने नीचा दिखाया, अपमानित किया, आपने उसके गर्व को, उसका जो प्राउड था, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है। तो दोस्तों वो पर्सन कभी ना कभी आपको लाइफ में नुकसान पहुंचाएगा। वह तो आपकी जीत पर भी खिन्न हो जाएगा, ताकि जिस बात को सामने वाला बिना अपनी इच्छा के मानता है वह भी उसी विचार का होता है। यहाँ पर दोस्तों सीखने वाली बात यही है कि जब भी बहस हो तो किसी की जीत नहीं होती, दोनों पार्टियों की हार होती है। और किसी भी सामने वाले को आप हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होगी, अहंकार को चोट पहुंचेगी, उसके जो गर्व है, प्राउड को, उसको भी चोट पहुंचेगी, और वो पर्सन फ्यूचर में आपके कोई काम नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहस से भाग जाएं सांप की तरह या भूकंप आने की सिचुएशन की तरह। आपके साथ एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, जब आप बलपूर्वक यानी कि पूरी एनर्जी के साथ बहस करके सामने वाले का विरोध करते हैं कि भाई साहब आप गलत हो और मैं सही हूँ, तो अनेक बार आप जीतने में सफल भी हो जाते हैं, कि यानी आप जो बात कहना चाहते हैं उसमें आप जीत जाते हैं, सामने वाला आपकी बात को मान लेता है। लेकिन यह जो जीत है ना, वो खोखली होती है, यानी कि इसके अंदर कोई मज़ा नहीं होता, बिल्कुल अंदर से खाली खाली सी होती है, क्योंकि इससे आप सामने वाले आदमी का जो सद्भाव है यानी उसकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ नेगेटिवली उसकी ईगो को हर्ट करके आपने अपनी बात मनवा ली। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय चाहते हैं, कि सिर्फ ठीक है कि यार एक मैं जीत गया बस, बाकी अंदर से जीत खोखली है, या आप सद्भाव यानी उसकी फीलिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं। ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। और हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइटर साहब आगे कहते हैं कि बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां प्रकाशित हुई थी। वहाँ पर लिखा था, यहाँ विलियम जे एक पर्सन है जिसका शरीर लेटा हुआ यानी डेड है, जो मर गया, सिर्फ सही रास्ते पर चलने के लिए गाड़ी चलाते समय में बिल्कुल सही था, पूर्णतः सही था, लेकिन वह इतना ही मुर्दा है जैसे उसकी त्रुटि की थी।
यही बात आप पर भी चरितार्थ होती है। जब कभी भी आप भैंस की गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं, यानी कि आप भैंस ही भैंस करते जाते हैं अपने जीवन में, तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से सही हो, मान लेते हैं कि आप सही हो, लेकिन जहाँ तक प्रश्न सामने वाले की मानसिकता का बदलने का है ना, तो जनाब ऐसा तो होने नहीं वाला कि वो आपके कारण अपनी मानसिकता को चेंज कर ले 1 सेकंड के अंदर। आपका प्रयास जो है ना वो व्यर्थ ही होगा, यानी उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप सामने वाले को कभी गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी ईगो और आप दोनों के बीच में आ जाएंगी। आगे और भी बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि यही एग्जाम्पल से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में आप भी किस तरीके से बहस में ना पड़ के अपने जीवन को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी सीरीज़ के अंदर है कि फ्रेडरिक नाम का एक पर्सन है, फ्रेडरिक एस पार्सस, एक आयकर सलाहकार थे। एक बार वे सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे तक बहस करते रहे। प्रश्न $9,000 का था एक्चुअली दोस्तों। पार्सस ये कह रहे थे कि यह राशि एक ऐसा कर्ज थी जिससे भुगतान की कोई आशा नहीं थी और इसीलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, बैड डेबिट, प्रश्न ही नहीं उठता, इस पर टैक्स अवश्य लगेगा। यानी कि इंस्पेक्टर जो था वो टैक्स काटना चाहता था इस पर। मिस्टर पार्सस ने यह कहानी हमारी कक्षा में सुनाई थी। इंस्पेक्टर हटी, भाव शून्य तथा बहुत जिद्दी था, यानी बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी, और उसके अंदर फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी। तर्कों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, फैक्ट्स का। तथ्य भी उससे नहीं पिघला सके। मैंने जितनी अधिक बहस की वह उतना ही अधिक अड़ता चला गया, इसलिए मैंने बहस को छोड़कर चर्चा का विषय बदल दिया और उसकी प्रशंसा करने लगा। मैंने उससे कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि यह तो बहुत छोटी सी धनराशि है जो आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी बड़ी धनराशियों के महत्वपूर्ण तथा पेचीदा मामले निपटने पड़ते होंगे। वैसे तो मैंने भी टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी जो मेरा ज्ञान है ना वो मात्र पुस्तकीय है, यानी बुकिश नॉलेज है। लेकिन आपने तो इस विषय पर वर्षों तक काम किया होगा और किया भी है। आप इस क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। काश मैं भी आपकी तरह अनुभवी होता तो मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था। मैंने उसकी झूठी तारीफ भी नहीं की थी, मैंने तो बस उसके चरित्र के सकारात्मक पहलू को देखा था। तो दोस्तों आप समझिए कि कैसे उस पर्सन ने उस कैरेक्टर से, यानी सामने वाले इंसान से पॉजिटिविटी निकाली, यानी कि जो उसके गुण थे उनको उसके सामने दोबारा से समझाया और पेश किया, उसको याद दिलाई। इसके बाद तो वह इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गया और घंटों अपने बारे में बताता रहा कि भाई साहब मैंने ऐसे किया वैसे किया। उसने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उसने कितने पेचीदा विषयों को सुलझाया है अपनी लाइफ में। फिर तो वह मुझसे दोस्त की तरह बातें करने लगा और अपने बच्चों के बारे में उसने बताया कि मेरे इतने बच्चे ऐसे वैसे XYZ। बातें करते समय उसने मुझसे कहा कि वह इस समस्या के बारे में और विचार करेगा और तथा 2-4 दिनों के बाद फैसला भी सुना देगा। तो 3-4 दिन बाद वह फिर से मेरे दफ्तर में आया और उसने मुझसे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जैसा कि मैं चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पर आप कमाल देख सकते हो कि आप सामने वाले की जो पॉजिटिव गुण हैं उनको दोबारा से उसको बता के, ठीक है, डिस्प्ले करके कैसे उस बंदे का दिल जीत सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। यह कुशल जो इंस्पेक्टर था, टैक्स इंस्पेक्टर, भी साधारण सी मानवीय दुर्बलता को प्रदर्शित कर रहा था। उससे भी महत्व की इच्छा थी, यानी हर इंसान चाहता है कि उसको इम्पोर्टेंट फील कराया जाए। तो आप भी इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी चर्चा के दौरान। पहले वह श्रीमान पार्सस से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण साबित कर रहा था, लेकिन जब श्रीमान पार्सस ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया कि हाँ यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, तो वह बहस जो थी वहीं समाप्त हो गई। वह जो जिद्दी आदमी था सहानुभूतिपूर्ण और दयालु आदमी में तुरंत ही परिवर्तित हो गया। देखा आपने कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं आपके शब्दों का। दोस्तों आप मुझे लगातार सुन रहे हो तो इसके अंदर भी बहुत पॉजिटिव गुण ये है कि आपके अंदर पेशेंस है बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप किसी भी इंसान को लगातार काफ़ी समय तक सुन सकते हो, जो कि दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में होती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए
आगे बढ़ते हैं। फिर राइटर कहता है बिट्स एंड पीसेस एक पुस्तक है नाम की पत्रिका में एक बार लेख छपा था जिसमें असहमति को बहस में परिवर्तित होने से कैसे रोका जाए इस विषय पर कुछ अमूल्य परामर्श दिए गए थे, यानी सजेशंस कुछ दिए थे इस पर। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा था कि असहमति का हृदय से स्वागत करें, यानी कोई असहमत है तो उसका स्वागत करें, भाई साहब यू आर राइट। याद रखें यदि दोनों पक्ष सदैव सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की ज़रूरत पहले दिखाता है जिसके बारे में आप पहले कभी नहीं सोचा था। आपको तो इस बात के लिए उस आदमी का कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड आपको फील होना चाहिए। हो सकता है कि असहमति का एक जो सुअवसर है जिसके कारण से आप त्रुटि करने से पहले ही उसे सुधार सकें। पहले ही मनोदशा पर भरोसा ना करें दोस्तों। जैसे ही हमारे सामने कुछ मुसीबत आती दिखाई दे तो हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। सावधान रहकर ठंडे दिमाग से विचार करें। यह भी तो संभव है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ना होकर अपने निकृष्टतम रूप में हो उस समय पर, तो इस बात का ध्यान रखना है। अपने क्रोध पर काबू पाना सीखें। नेक्स्ट लर्निंग है कि अपना जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करना सीखें, तभी आप 1% कम्युनिटी के अंदर आ पाओगे। किसी भी आदमी के व्यक्तित्व का जो कद है इसी बात से मापा जाता है कि उससे किन किन बातों पर क्रोध आता है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो इस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट कहते हैं पहले पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लें, मन लगा के। अपने विरोधियों को भी बोलने का पूरा अवसर देते हुए उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें। से बिल्कुल भी बहस ना करें, ना ही विरोध करें। ध्यान से सुनते रहें और ना ही खुद का बचाव करें। इससे तो कभी ना गिरने वाली दीवार खड़ी हो जाती है। इसके स्थान पर एक सुदृढ़ पुल बनाने का पूरा प्रयास करें ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, सहमति ढूंढने का प्रयास करें कि आप कौन सी बात पर अपने विरोधी के प्रति सहमत कर सकते हैं। कोई तो एक पॉइंट होगा। अपने विरोधियों की पूरी बात सुनने के बाद बात को वहाँ से शुरू करें जहाँ से आप अपने विरोधी से एक मत हो, यानी कि आप दोनों के जहाँ पर विचार मैच करते हो। कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट से आपने बात को शुरू करना है। नेक्स्ट इज़ सदैव ईमानदार बने रहें। सदैव उन तथ्यों को खोजें, फैक्ट्स को जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हैं और इसमें विलंब ना करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। फिर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग लें कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलत की थी। इससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। अपने आप से वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों का ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। आपके विरोधी सही भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति में यह अधिक सरल है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए विवश हो जाएं, बजाय इसके कि आप तीव्रता से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी त्रुटि कर बैठें जिससे आपके विरोधियों को बाद में यह कहने का अवसर मिल जाए कि जनाब हमने तो आपको समझने का पूरा भरपूर प्रयास किया था, लेकिन आपने ही हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। समस्या में दिलचस्पी लेने के लिए अपने विरोधियों को मुक्त कंठ से सराहें। जिस आदमी को आपकी बहस में दिलचस्पी है तो इसका अर्थ यही है कि उसकी दिलचस्पी भी उसी विषय में होगी। उसे अपना सहायक समझिए कि वो बंदा आपकी हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि वह विरोधी आपका दोस्त भी बन सकता है। दोनों पहलुओं से सोचने के पश्चात ही कार्य करें। नेक्स्ट लर्निंग है हमारी। दोनों सोचें, दोनों पक्ष में, इस वाले में और सेकंड वाले में, उसके बाद ही कोई फैसला लें। आप सामने वाले आदमी से उसी दिन, बाद में या फिर अगले दिन भेंट का समय ले सकते हैं और फिर सारे तथ्य यानी फैक्ट्स पर दोबारा से पुनर्विचार किया जा सकता है। इस भेंट से पहले अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या यह संभव है कि मेरे विरोधी सही हों? ठीक है, क्या मैं कोई समस्या निपटाना चाहता हूँ या फिर सिर्फ अपने अहंकार को शांत कर रहा हूँ? क्या उस बात से मेरी प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी होगी जो मैं करने जा रहा हूँ? यदि मैं इस विषय में शांत रहूँगा तो क्या यह बहस यहीं पर समाप्त हो जाएगी? दोस्तों, ये कुछ लर्निंग्स थी जो उस पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट हम इसी सीरीज़ के अंदर आगे बात करते हैं। तो यहाँ राइटर साहब कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने 50 साल के सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य ओपेरा स्टार जैन पियर्स
ने कुछ इस तरह बताया, ध्यान से सुनिएगा। मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले समझौता कर लिया था कि चाहे हम एक दूसरे से कितने भी क्रोधित यानी गुस्से में क्यों ना हो, हम यह समझौता निभाएंगे कि जब हम में से कोई एक क्रोधित हो जाएगा तो दूसरा शांत चित्त यानी पूरा मन से बिल्कुल शांति से उसकी बात को सुनेगा। क्योंकि यदि हम दोनों ही बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो फिर किसी की भी बात पूरी नहीं होगी और घर में वाद विवाद, शोर शराबे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिचुएशन में एक पर्सन को शांत रहना पड़ेगा और दूसरा जो गुस्सा कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी जो बाहर निकाल रहा है, उसको बोल तू निकालता रहे, बोलता रहे आई एम लिसनिंग टू यू। तो इस तरीके से आप अपने घर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, एक बार अब्राहम लिंकन ने एक नौजवान सैनिक को अपने सहयोगी के साथ बहस में उलझने के कारण बहुत फटकारा कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हो। तो लिंकन ने उस समय कहा, जो आदमी सदैव ही अपनी क्षमताओं का दोहन करने के लिए संकल्पवान रहता है, यानी कि जिसके अंदर कैपेसिटीज़ है और वो उन कैपेसिटीज़ को, क्षमताओं को अपने संकल्प पर पूरा फोकस होके लगाता है अपनी एनर्जी को, वह अपने व्यक्तित्व मतभेदों में नहीं उलझता। यानी कि वो इंसान कभी भी मतभेद यानी कि बहस में कभी नहीं उलझता, उस पर्सनैलिटी का व्यक्ति। इसके अलावा वह नतीजों को अनदेखा कर देता है, यानी रिजल्ट को ज़्यादा नहीं फोकस करता, अपने काम पर ध्यान देता है और बेटरमेंट पर। इसके अलावा वह नतीजों को अनदेखा कर देता है कि रिजल्ट क्या होगा, वह अपने काम पर फोकस करता है। इसके साथ साथ जिन पर आपका अधिकार दूसरों जितना ही होता है, यानी कि रिजल्ट पर, यानी कि आपका अधिकार आप सोच के देखिए सामने वाले पर कितना है, बहुत ही कम यानी शून्य के बराबर। तो उसी प्रकार नतीजे यानी रिजल्ट पर आपका अधिकार बहुत ही नगण्य के रूप में होता है। मिसाल के लिए, यदि कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाए तो उससे लड़ने के स्थान पर या उसको घायल होने के बजाय उस कुत्ते का रास्ता ही छोड़ देना चाहिए कि भाई साहब तू जा आराम से, कोई चक्कर नहीं है। यदि कुत्ते ने आपको काट लिया होता तो नुकसान आपका ही होता, भले ही आप कुत्ते को जान से ही मार डालते, लेकिन नुकसान तो आपका होता ना वहाँ पे, समय का और आपकी शरीर का। तो दोस्तों, अंत में बहुत प्यारी लाइन लिखी है जो आप सभी को समझनी चाहिए और जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो। कहते हैं, खुशियाँ किसी भी बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मानसिक नज़रिए से नियंत्रित होती है। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी जो खुशियाँ हैं यानी आपका जो मेंटल एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करती है। अगर वो पॉजिटिव है, अच्छा है और आपके कंट्रोल में है, तो आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप खुश रहोगे। अगर ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है, तो आपको चाहे कहीं भी ले जाया जाए, चाहे जम्मू कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी, डजंट मैटर, आपका मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपका सिस्टम, आपकी परिस्थितियाँ, सब कुछ आपके फेवर में नहीं होंगी, बिल्कुल उल्टा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, बहुत ही मन के साथ, और साथ में एक एक पॉइंट को समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप दोबारा से सुन सकते हो और मुझसे कमेंट में क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हो। आप सभी का धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है आप अपने आप तक सीमित मत रखें, इसको जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि नॉलेज, पॉजिटिव नॉलेज हमारे मार्केट में फैले। एंड थैंक यू सो मच वंस मोर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। लव यू ऑल।